हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 11th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज सभी आप रेडी ही होंगे, तैयार तो है ना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th फिजिक्स का 9th चैप्टर, जो है हमारा ठोसों का यांत्रिक गुण। और इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और आज हम इस चैप्टर के 11th हम कह सकते हैं कि 11 हम मोस्ट इंपॉर्टेंट 11 हम VBI टॉपिक को हम कवर कराने वाले हैं, जो आपके एग्जाम 2000 जो आपका एग्जाम होने वाला है, एग्जाम 2026 में जो होने वाला है, उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए जी, हम स्टार्ट करते हैं और एक एक करके जो इंपॉर्टेंट हमारे टॉपिक है उसको कवर कर लेते हैं, ठीक है ना। तो जितने स्टूडेंट थोड़ा सीरियस हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, यहां पे ध्यान से समझेंगे। पहला हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि तनाव क्या है, इसके प्रकार लिखिए। तनाव को हम स्ट्रेस भी कहते हैं। तो तनाव क्या है जी, स्ट्रेस क्या होता है, ये हमें समझना है। तनाव मतलब क्या होता है, खींचना, वही तो तनाव है ना जी। ठीक है जी। तो तनाव एक तो मेंटली स्ट्रेस हम कहते हैं, ठीक है। तनाव है, टेंशन है, चिंता है, इस तरीके से, तो वो अलग बातें हो गई। यहाँ पे जो तनाव का मतलब है वो अलग चीजें हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, तनाव का परिभाषा हमें देना है, ठीक है। उसके प्रकार पर भी डिस्कस करना है। तो हम यहाँ पे बता दें कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है, कोई भी वस्तु है, तो जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वह वस्तु उस बल का विरोध करता है। तो वो वस्तु उस बल का क्या करता है, विरोध करता है। तो वस्तु के भीतर जो आंतरिक बल प्रति एकांक क्षेत्रफल में उत्पन्न होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम तनाव कहते हैं, ठीक है। मतलब एक फॉर्मूला यहां पे मैं बता दे रहा हूं कि तनाव बराबर क्या होता है। तनाव बराबर एक फॉर्मूला होता है आंतरिक क्षेत्रफल बटे क्या होता है, आंतरिक क्षेत्र बटे आंतरिक बल। मतलब आंतरिक बल का मतलब बाहर से लगाया गया कोई बल। तो आंतरिक बल बटे क्या होता है, आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है। चलिए जी, तो यहाँ पे तनाव बराबर होता है आंतरिक बल बटे क्षेत्रफल। यहाँ पे ये हमसे कहा जा रहा है, देखिए बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। देखिए कोई भी वस्तु पर अगर हम बल लगाएंगे तो वो वस्तु भी उसका विरोध करता है। जैसे कि क्या है, थोड़ा बात को समझिएगा। ये बोर्ड है, अगर इस बोर्ड को हम इधर खींचे ना, ठीक है, ऊपर से अगर पकड़ के हम इसको इधर खींचते हैं तो ये बोर्ड यहाँ पे स्थिर है, तो स्थिर ही रहना चाहता है, तो ये हमारे बल का विरोध करेगा, ठीक है। ये कोई भी बात आप जानते हैं ये बातें, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, वही बात कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाया जाता है तो वह वस्तु उस बल का विरोध करता है। तो वो जो वस्तु है उस बल का विरोध करेगा। तो यहाँ पे ये कहा जाता है कि जो वस्तु का, अगर मान लेते हैं जो क्षेत्रफल है, बात को समझिएगा, जो क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल को अगर हम इकाई, एक मतलब एक को हम इकाई भी कहते हैं या एकांक भी कहते हैं। तो यदि हम क्षेत्रफल को इकाई मान लेते हैं, यदि जो ये क्षेत्रफल है उसको इकाई या एक मान लेते हैं, तो उस समय पर जो तनाव होगा ना, उस समय पर जो तनाव होगा वो क्या होता है, आंतरिक क्षेत्रफल के बराबर होगा, आंतरिक बल के बराबर हो जाता है। मतलब यदि कोई भी वस्तु है, यदि किसी वस्तु का जो क्या है, यदि किसी वस्तु का जो क्षेत्रफल हो, यदि इकाई हो, एक हो, तो उस समय पर उस वस्तु पर जो बल लगाया जाता है ना, आंतरिक बल लगाया जाता है, वही बल तनाव कहलाता है। मतलब ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इकाई क्षेत्रफल वाले वस्तु पर आंतरिक बल मतलब इकाई क्षेत्रफल वाले वस्तु पर उत्पन्न आंतरिक बल को ही हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूं समझ गए होंगे। यहां पे देख भी लीजिए, यहां पे लिखा गया है कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु उसका विरोध करता है, उस बल का विरोध करता है। तो वस्तु के भीतर जो आंतरिक बल है, वस्तु के भीतर जो आंतरिक बल है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल उत्पन्न करता है। वस्तु के भीतर जो आंतरिक बल है वो प्रति इकाई क्षेत्रफल उत्पन्न करता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं।
समझ में आया तनाव किसे कहते हैं? कैसे समझाएं भैया? मतलब ये आप समझ जाइए कि कोई भी वस्तु है, मुझे ये अंदर से लग रहा है, पता नहीं आप समझ पा रहे हैं या नहीं, क्या तनाव का मतलब क्या होता है। तनाव का मतलब हम सिंपल से यही कहें कि कोई भी वस्तु है तो उसकी इकाई क्षेत्रफल में जो आंतरिक बल उत्पन्न होता है ना, वही बल तनाव कहलाता है। एक तनाव का हम सिंपल डेफिनेशन दें, आप बोल देंगे ना, वही आप बोल दीजिएगा, वो अभी लिखेंगे 100% सही है। आप कह दीजिएगा, क्या कहेंगे कि इकाई क्षेत्रफल वाले वस्तु पर, ठीक है ना, या आप ये कह सकते हैं कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक बल को तनाव कहते हैं। पता है ये बोल देंगे या नहीं? क्या कहेंगे? किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक बल को तनाव कहते हैं। बताइए, आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे तनाव किसे कहते हैं। क्या हमने कहा कि किसी वस्तु पर, क्या हमने कहा किसी वस्तु पे, मतलब किसी वस्तु में इकाई क्षेत्रफल में, किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक बल को तनाव कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे। या तो आप ये बोल दीजिए, या जो हम कह रहे हैं कि किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक बल को तनाव कहते हैं, तो ये बोल दीजिए। अब दोनों में से जो आपको परिभाषा बेटर लगे वो आप बोल दीजिएगा, आपका 100% सही होगा। ठीक है ना? मैं लिख भी दूं क्या? मैं यहाँ पे लिख भी दूंगा, आप कहेंगे तो सिंपल परिभाषा हम लिख भी देंगे। चलिए हम यहाँ पे परिभाषा सिंपल सरल शब्दों में लिख देते हैं। सरल शब्दों में क्या आप बोल देंगे? सरल शब्दों में अगर परिभाषा बोलना हो तो आप बोल दीजिएगा, क्या बोलेंगे जी? कि किसी वस्तु, आप बोल देंगे किसी वस्तु के इकाई क्षेत्रफल में उत्पन्न आंतरिक बल को क्या कहते हैं? तनाव कहते हैं। बल को क्या कहते हैं जी? तनाव कहते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे परिभाषा लिख दिया है। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप बोल दीजिएगा। 100% आपका परिभाषा सही है जी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे। अब यहाँ पे दो चीजें कहा गया था। एक तो तनाव क्या है, तो तनाव का हमने दो परिभाषा बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो बोल दीजिएगा। फिर यहाँ पे हमने इसका फॉर्मूला लिख दिया। एक और बात बता दूं, इसका मतलब और इसका मतलब दोनों का मतलब सेम ही है, बट यहाँ पे क्या है, ये थोड़ा किताबी लैंग्वेज से हमने बता दिया, यहाँ पे हमने समझाने के तौर पे आपको बता दिया है। जो आपको अच्छा लगे वो परिभाषा लिख लीजिएगा। यहाँ पे हमसे पूछा गया है दूसरे में इसका प्रकार, इसकी टाइप्स कितने होते हैं तनाव का, तो तनाव के 5 टाइप्स होते हैं। कितने? तनाव के 5 प्रकार होते हैं। तनाव के यहाँ पे क्या लिखा गया है? तनाव के प्रकार कितने प्रकार होते हैं जी? तो इसके 5 टाइप्स होते हैं, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन सा? तो पहला यहाँ पे होता है तन्य तनाव। तन्य तनाव यहाँ पे, तो तन्य तनाव क्या है? तो यहाँ पे लिखा गया है जब बल वस्तु को खींचने का कार्य करता है। जब बल वस्तु को खींचने का कार्य करता है तो वही हमारा क्या है? तनाव बल है। ठीक है ना? तनाव मतलब तन्य तनाव है। मतलब जब बल वस्तु को खींचने का कार्य करता है, मतलब ये जो वस्तु है और इस वस्तु को हम मान लेते हैं, यहाँ पर हम फोर्स लगाकर इस वस्तु को हम इधर खींच रहे हैं, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? ये अब जाहिर सी बात है, इसको हम खींचेंगे तो ये तनेगा ना, तो वही तनाव क्या है? तन्य तनाव है। यहाँ पे लिखा गया है वस्तु की लंबाई बढ़ाने की कोशिश की जाती है। वस्तु की लंबाई बढ़ाने की कोशिश की जाती है। जैसे एक रबड़ है, अब रबड़ को हम क्या करते हैं? एक नॉर्मल लंबाई है, उसको हम तानेंगे, खींचेंगे, तो वही हमारा जो तान रहे हैं ना, वही हमारा तन्य तनाव है। इसमें क्या हम कर रहे हैं? वस्तु की लंबाई ही तो बढ़ा रहे हैं ना। जो एक रबड़ होता है उसको खींचेंगे तो उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो वही कहा जा रहा है वस्तु की लंबाई बढ़ाने की कोशिश करती हैं। ठीक है ना? तन्य तनाव के द्वारा। चलिए, आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये आप परिभाषा नॉर्मल लिख दीजिएगा कि वस्तु बल, मतलब जब बल वस्तु को खींचने का कार्य करता है और वस्तु की लंबाई बढ़ाने की कोशिश करता है, वो तन्य तनाव है।
दूसरा हमारा आता है संपीड़न तनाव। संपीड़न तनाव क्या होता है? तो जब बल वस्तु को दबाने या सिकुड़ाने का कार्य करता है। जब बल क्या होता है? वस्तु को दबाने का या सिकुड़ाने का कार्य करता है, तो वो हमारा क्या है? संपीड़न तनाव है। समझ रहे हैं? जब बल क्या करें? वस्तु को दबाने का या सिकुड़ाने का प्रयास करें। जब मान लेते हैं यहां से बल लगाया जा रहा है, ठीक है, एक लोहे का मान लेते हैं, सपोज डेट आप समझिएगा, एक लोहे का टुकड़ा है, ये थोड़ा सा फैला हुआ है, ठीक है। अब उसको हम बल लगाकर, फोर्स लगाकर उसको हम चिपकाकर इतना छोटा भी तो बना सकते हैं ना। समझ रहे हैं? तो जब हम वही कहा जा रहा है कि जब बल वस्तु को दबाने या सिकुड़ाने का कार्य करता है, तो वो हमारा संपीड़न तनाव होता है। इसमें क्या होता है? वस्तु की लंबाई घटाई जाती है। इसमें क्या करते हैं? वस्तु की लंबाई को घटाई जाती है। जैसे ये मान लेते हैं, एक मान लेते हैं ये तो पेन है, सपोज इट एक लोहा होता है, ये लोहा ही है। अगर मान लेते हैं लोहा है, तो इसको दाब लगाते हैं, इसमें हम कौन सा संपीड़न तनाव लगाते हैं, तो ये इसकी लंबाई को हम छोटा भी तो कर सकते हैं। भले ये मोटा हो जाएगा, बट छोटा तो लंबाई तो छोटी हो जाएगी। तो ये बातें हैं जी। अगला हमारा तीसरा क्या आता है? तीसरा आता है कतरनीय तनाव। कतरनीय तनाव का मतलब जब बल वस्तु की सतह के समांतर लगता है। जब बल क्या लगता है? वस्तु की सतह के समांतर लगे तो उसे तिरछा या फिसलाने का प्रयास करता है। ठीक है ना? मतलब समझ रहे हैं? कतरनीय तनाव का मतलब होता है कि जब बल वस्तु की सतह के समांतर लगता है, ठीक है ना, और उसे तिरछा या फिसलाने का प्रयास करता है, तो वही हमारा कतरनीय तनाव है। मतलब सिंपल सा अगर कहें तो ये जो वस्तु है, तो इस पर जो बल लगेगा ये वस्तु के समांतर ही अगर इस वस्तु पर बल लगता है तो ये वस्तु क्या होता है? तिरछा हो जाता है या फिसलाने का क्या करता है? प्रयास करता है। तो वही हमारा कतरनीय तनाव है। ठीक है ना? तो आशा करता हूँ ये बात आप समझ के होंगे। अगला हमारा आता है, अगला हमारा क्या आता है? आयतनात्मक तनाव। आयतनात्मक तनाव का मतलब जब बाहरी बल सभी दिशाओं से लगाया जाता है। क्या है? कि जब बाहरी बल सभी दिशाओं से लगाया जाता है, ठीक है ना, तो वस्तु का आयतन बदलने की कोशिश करें, और वस्तु का आयतन बदलने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा क्या है? आयतनात्मक तनाव है। जैसे कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि मान लेते हैं सपोज डेट ये एक वस्तु है, ठीक है ना, एक मान लेते हैं ये एक वस्तु है इस प्रकार सा, और इस पर हम चारों दिशाओं से बल लगा रहे हैं, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। देख रहे हैं ना? तो चारों दिशाओं से हम क्या करा रहे हैं? चारों दिशाओं से हम यहाँ पर बल लगा रहे हैं। तो जब चारों दिशाओं से बल लगाएंगे तो ये वस्तु का जो आयतन है, ये पहले तो आयताकार है, अब ये गोलाकार टाइप से हो जाएगा। मतलब आयतन में क्या हो रहा है? बदलने के प्रयास हम कर रहे हैं। आयतन बदल रहा है कि नहीं? क्योंकि चारों दिशाओं से बल लग रहा है। तो यही लिखा गया है कि जब बाहरी बल, ये बाहर से ही तो बल लगाया जा रहा है, तो जब बाहरी बल सभी दिशाओं पर लगाया जाता है तो वस्तु का आयतन बदलने की कोशिश करें। तो वस्तु का जो आयतन है उसके बदलने की कोशिश करते हैं, तो वही हमारा आयतनात्मक तनाव है। जैसे कि गैस या द्रव में दबाव का कारण, ठीक है ना, गैस या द्रव में दबाव के कारण होता है। ठीक है ना? गैस पर या द्रव पर हम दबाव लगाकर उसका हम क्या करते हैं? बदलते हैं। अगला हमारा आता है विकृति जन्य तनाव। ये क्या होता है? तो जब तापमान में बदलाव होने पर वस्तु के फैलने या सिकुड़ने में बाधा डाली जाए। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? कि जब तापमान में बदलाव होने पर, जब टेम्परेचर में बदलाव होता है, घटता है या बढ़ता है, तो वस्तु के फैलने या सिकुड़ने में बाधा डाली जाए। ठीक है? तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम विकृति जन्य तनाव कहते हैं। जैसे एक बर्फ है, तो वो बर्फ मान लेते हैं तापमान 0 डिग्री सेल्सियस है, तो वहां पे क्या होगा? बर्फ जो है वो एक ठोस अवस्था में होगा। ठीक है? तो एक ठोस अवस्था में मतलब इतने में होगा। और जैसे ही उसका तापमान हमने बदलाव किया, तापमान को हमने बढ़ा दिया, तो जैसे ही बढ़ा देंगे तो ये जो आयतन इतने में था, अब उसका आयतन मान लेते सपोज डेट पानी हो गया तो वो इतने में हो जाएगा। इसका आयतन बदलेगा कि नहीं बदलेगा? तो वही उसको क्या कहते हैं? विकृति जन्य तनाव कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमारा तनाव के जो प्रकार है ये भी आपको समझ में आए होंगे। ठीक है? यहाँ पे हम बहुत ही सिंपल करके यहाँ पे हम सब कुछ बताने का प्रयास किए हैं। एक एक करके नोट डाउन इसको कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। ठीक है? दूसरा,
दूसरा हमारा आता है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो हमारा आता है विकृति क्या है। क्या है विकृति, मतलब स्ट्रेन क्या है और इसके प्रकार लिखे। देखिए वो था स्ट्रेस, ये क्या है स्ट्रेन है। स्ट्रेन मतलब क्या होता है विकृति। विकृति क्या है ये हम समझ लेते हैं जी। तो विकृति का यहाँ पे परिभाषा हमने क्या लिखा है कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उसकी लंबाई, आकार और आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, क्या होता है परिवर्तन होता है, मतलब चेंज होता है। तो उस सापेक्ष परिवर्तन को विकृति कहते हैं। समझ रहे हैं, जब कोई भी वस्तु है, ठीक है, ये हमारे पास एक वस्तु है, तो जब किसी भी वस्तु पर हम क्या कर लेते हैं, जब किसी भी वस्तु पर, ये एक वस्तु है, तो जब किसी भी वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं। तो जब किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो इसकी जाहिर सी बात है इसकी लंबाई में या आकार में या आयतन में, इन तीनों में से किसी न किसी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। इन तीनों में से किसी न किसी में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उसी को हम क्या कहते हैं, विकृति कहते हैं। समझ रहे हैं, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो उस वस्तु की लंबाई, आकार या आयतन में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो उसके सापेक्ष, मतलब उस वस्तु के सापेक्ष जो परिवर्तन हुआ उसी को विकृति कहते हैं। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही नॉर्मल सा डिफिनेशन है जी। इतना आप नहीं याद हो तो भाई बहुत ही दुख की बात है ना, इतना तो आपको याद हो ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए जी, तो आशा करता हूँ इतनी बात आप समझ के होंगे। यहाँ पर एक बात हम यहाँ पे लिख भी देते हैं। देखिए यहाँ पे विकृति का, यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख देते हैं। विकृति का मतलब क्या होता है, वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो या आकार में या आयतन में। तो वस्तु की लंबाई या आकार या आयतन में परिवर्तन बटे क्या होता है, बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा, बटे हो जाएगा, बटे क्या हो जाता है, मूल लंबाई। मूल लंबाई कहें या आयतन या आकार, मतलब मूल मान, मूल लंबाई यहाँ पे लिख देते हैं या मूल मान हम लिख सकते हैं। ठीक है, मूल मान ही हम लिख देते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है, ये इसका परिभाषा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको मैं समझाना चाहूँगा कि मूल मान क्या लिखा गया है। जैसे समझिएगा, जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, मान लेते हैं एक वस्तु है ये, इसकी जो लंबाई, इसकी मतलब हम आयतन की अगर बात कर लेते हैं, आयतन, तो आयतन इसकी मान लेते हैं, हम कह रहे हैं 10 सेंटीमीटर क्यूब है इसका आयतन। तो इसका मतलब वास्तविक जो आयतन है वो 10 सेंटीमीटर क्यूब है। तो वास्तविक जो मान है ना उसी को मूल मान हम कहते हैं। ठीक है ना, तो एक वस्तु की तो ये वास्तविक मान हो गया। अब हम इस वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, तो जब बल लगाएंगे तो इसका आयतन बदलेगा। तो वो जो आयतन बदल रहा है ना, तो वही वस्तु का आयतन बदले या आयतन में परिवर्तन जो होगा उसको ऊपर लिखेंगे, और जो वस्तु का आयतन जो वास्तविक मान होगा उसको नीचे लिखेंगे। अब भाग दे देंगे तो विकृति निकल जाएगा। समझ रहे हैं, यदि वस्तु की लंबाई दिया गया होगा तो वास्तविक लंबाई नीचे, और ऊपर जितना लंबाई में परिवर्तन हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो यही बात हमसे कहा जा रहा है। ठीक है ना, चलिए स्क्रीनशॉट आप लेते हुए चलेंगे। अगला आता है विकृति के प्रकार। विकृति के 3 प्रकार, यहाँ पे कितने 4 प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तो हम देख लेते हैं जी। पहला हमारा आता है लंबाईगत विकृति। लंबाईगत विकृति मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लंबाईगत विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु के लंबाई में क्या हो, लंबाई में अगर परिवर्तन होता है, लंबाई में बदलाव होता है, घटता है या बढ़ता है, तो उसको हम लंबाईगत विकृति कहते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, आयतनगत विकृति। आयतनगत विकृति का मतलब जब किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है, जब किसी वस्तु के आयतन में परिवर्तन होता है तो उसे आयतनगत विकृति कहते हैं।
ठीक है। अगला हमारा आता है अनुप्रस्थ विकृति। अनुप्रस्थ विकृति का मतलब क्या होता है जी, कि जब किसी वस्तु के खिंचाव, ध्यान से समझेंगे, अनुप्रस्थ विकृति का मतलब कि जब किसी वस्तु के खिंचाव या दबाया जाता है, जब किसी वस्तु को खींचा या दबाया जाता है तो उसकी चौड़ाई या त्रिज्या में परिवर्तन होता है, तो उसे अनुप्रस्थ विकृति कहलाता है। समझ रहे हैं? तो जब कोई भी वस्तु है उसको हम खींचते हैं या दबाया जाता है तो उसकी चौड़ाई या त्रिज्या में जो परिवर्तन होता है उसे अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। जाहिर सी बात है, अगर हम किसी वस्तु को खींचेंगे या दबाएंगे तो उसकी चौड़ाई या त्रिज्या में तो क्या होगा, क्या होगा, परिवर्तन होगा। होगा कि नहीं होगा जी? नहीं समझ में आ रहा है? जैसे कि मान लेते हैं, एक सपोजेट, एक मान लेते हैं ये वस्तु है, ठीक है ना। अब इस वस्तु को हमने फोर्स लगाया, इधर भी और इधर भी हमने इस पर फोर्स लगाया, बल लगाया दोनों बगल। तो जब किसी वस्तु को खींचा जाए या दबाया जाए, अब इस वस्तु को हम खींच रहे हैं, इधर इधर खींच रहे हैं, तो जब खींचेंगे तो पहली इसकी त्रिज्या मान लेते थे ये यहाँ तक केंद्र बिंदु, तो पहली इसकी त्रिज्या इतनी थी। जब हमने इसको खींचा तो खींचने पर ये वस्तु अब इस प्रकार नहीं हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो अब इसकी त्रिज्या थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी कि नहीं, पहले इतनी ही थी अब इसकी इतनी हो जाएगी। तो यही कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु को खींचा या दबाया जाता है तो उसकी चौड़ाई में, देखिए पहले इसकी चौड़ाई इतनी ही थी, अब इसकी चौड़ाई इतना हो गया है, तो चौड़ाई में या त्रिज्या में परिवर्तन होता है, तो उसी को अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं जी, अनुप्रस्थ, उसी को अनुप्रस्थ विकृति कहते हैं, ठीक है ना। अगला जो हमारा आता है कतरनीय विकृति। कतरनीय विकृति क्या कहलाता है, तो जब किसी वस्तु पर तिरछा बल लगाया जाता है, जब कोई भी वस्तु पर तिरछा बल लगाया जाता है तो कोणीय रूप में परिवर्तन होता है। तो कोणीय रूप मतलब कोण में परिवर्तन होता है, तो उसे हम कतरनीय विकृति कहते हैं। जब किसी वस्तु पर तिरछा बल लगाया जाता है तो उसको कोणीय रूप में क्या होता है, परिवर्तन होता है, उसे हम कतरनीय विकृति कहते हैं, ठीक है ना। यह सामान्यतः कोण के रूप में मापा जाता है। यह सामान्यतः किसमें, कोण के रूप में मापा जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, तो मैं आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अगर आपको बात कर ले कि कहीं लंबाईगत विकृति निकालना हो तो आप क्या करेंगे, कोई भी वस्तु की जो लंबाईगत विकृति का फॉर्मूला अगर लिखना हो तो हम क्या लिख देंगे, वस्तु की लंबाई में जितना परिवर्तन हुआ है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे उसकी वास्तविक लंबाई लिख देंगे, भाग दे देंगे तो निकल जाएगा। फिलहाल नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दोस्त नहीं, कोई बात नहीं, आप इतना ही याद कर लेना, बहुत है, इतना याद कर लीजिए, बहुत है। क्लास 12th में इतना हमें पढ़ लेना है कि क्लास 12th में जब जाएं या कॉम्पिटिटिव एग्जाम बैठे तो मतलब बेसिक ये सब नॉलेज होनी चाहिए। ऐसा हो ही ना कि आपने नाम ही नहीं सुना अब भाई ये दिक्कत आ जाए, तो ऐसी नहीं होनी चाहिए। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे हम। चलिए नेक्स्ट अपने तीसरे हम क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा आता है हुक का नियम। क्या कह रहा है यहाँ पे, कह रहा है हुक का नियम लिखिए और समझाइए। तो हुक का नियम क्या है जी, तो यहाँ पे हम देखिए क्या लिखे हुए हैं, देख लीजिए। लिखा गया है कि जब किसी लचीले वस्तु पर बल लगाया जाता है, लचीला वस्तु की यहाँ पे बात हुआ है कि जब किसी लचीले वस्तु पर बल लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं, तो तनाव विकृति के सीधे समानुपाती होता है। जो तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, वो क्या होता है, विकृति के सीधे समानुपाती होता है, जब तक पदार्थ अपनी लचीलता की सीमा में रहे। जब तक पदार्थ क्या है, अपनी लचीलता की सीमा में रहे, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे क्या जा रहा है कि जो तनाव होता है ना, तनाव जो होता है वो समानुपाती होता है किसके, विकृति के, विकृति के। ठीक है ना, विकृति के समानुपाती होता है। मतलब जब किसी लचीले वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी लचीले वस्तु पर, कोई लचीला वस्तु है उस पर हम जब बल लगाते हैं, ठीक है, लचीला वस्तु मतलब एक रबड़ भी हम ले सकते हैं, रबड़ भी तो लचीला वस्तु ही है ना। तो जब किसी लचीले वस्तु पर हम क्या लगाते हैं, बल लगाते हैं, तो तनाव विकृति के क्या होता है, तनाव विकृति के समानुपाती होता है, ठीक है ना, जब तक पदार्थ अपनी लचीलता की सीमा में रहे।
ये भी एक चीज हमें बता दिए गए हैं कि जब तक पदार्थ क्या है वो अपनी लचीलता की सीमा में रहे, मतलब हमें इतना नहीं उसको खींच देना है, तान देना है कि वो फिर से वापस नहीं आए। जैसे एक रबड़ है, बात को समझेंगे तब समझ में आएगा। जैसे एक रबड़ है नॉर्मल, उसको हम खींचते हैं तो वो थोड़ा सा उसकी लंबाई बढ़ती है, फिर छोड़ते हैं तो वो पुनः अपनी अवस्था में आ जाती है। पर इतना हमें नहीं उसको खींच देना है, इतना बहुत ज्यादा भी खींच देंगे तो वो अपने जिस तरीके से था उतना नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा उससे बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उतना नहीं हमें खींच देना है, ठीक है। तो वही बात कहा जा रहा है कि जब किसी लचीले वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब किसी लचीले वस्तु पर बल लगाएंगे तो क्या होता है, तनाव जो होता है वो विकृति के समानुपाती होता है। मतलब जितना हम उसको तानेंगे विकृति भी उतना बढ़ेगी, ठीक है ना। तनाव विकृति के समानुपाती होता है और ये तब तक होगा जब तक कि पदार्थ अपनी लचीलता की सीमा में रहे। जब तक पदार्थ अपनी लचीलता की सीमा में रहे, मतलब इतना ही खींचे जितने में वो छोड़ दे तो फिर से वो अपनी पुनर्वस्था में आ जाए, ज्यादा नहीं खींचनी है। तो उसको हम क्या कहते हैं, वही हमारा हुक का नियम है जी, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक और चीज बता दें, इसको हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो तनाव जो होता है हमारा तनाव होता है, ये हमारा समानुपाती का चिन्ह हटता है, इक्वल का चिन्ह आता है, तो यहाँ पे एक आता है ई इंटू विकृति, ये आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ई क्या है, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं जहां ई क्या है, तो ई हमारा है वस्तु की कठोरता। क्या है जी, वस्तु की कठोरता, वस्तु की या पदार्थ की कठोरता हम कह सकते हैं कि पदार्थ कितनी कठोर है, ये हमारा है जी। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन आता है वो आता है यंग मापन की परिभाषा लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। यंग मापक क्या होता है, मापांक क्या होता है, यंग मापांक ये क्या होता है तो समझिएगा। तो यहाँ पे लिखा गया है जब किसी छड़ मतलब रड आप देखे होंगे घरों में जो छड़ यूज हम करते हैं, तो जब किसी छड़ को खींचने या दबाने पर लंबाई जो होता है, लंबाईगत तनाव या लंबाईगत विकृति के अनुपात स्थिर रहता है, तो उस स्थिर अनुपात को ही यंग मापक कहते हैं। मतलब यहाँ पे अगर मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो यंग मापक का एक फॉर्मूला होता है, यंग मापांक का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, वस्तु की लंबाईगत तनाव बटे क्या होता है, वस्तु की लंबाईगत तनाव बटे वस्तु की विकृति तनाव। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि जब किसी छड़ को खींचने या दबाने पर लंबाई, ठीक है, जब किसी वस्तु को हम खींचेंगे दबाएंगे तो उसको लंबाईगत तनाव, ठीक है, लंबाईगत तनाव और क्या है, लंबाईगत विकृति, लंबाईगत जो यहाँ पे सॉरी लंबाईगत विकृति होना चाहिए ना, देखिए थोड़ा सा हमने गलत लिख दिया है यहाँ पे, लंबाईगत विकृति, ठीक है। तो जब किसी वस्तु को खींचने या दबाने पर वस्तु की लंबाईगत तनाव और वस्तु की लंबाईगत विकृतीकरण क्या हो, विकृतीकरण अनुपात में स्थिर हो। देखिए लंबाईगत तनाव और लंबाईगत विकृति का अनुपात जो है वो क्या हो, स्थिर हो,
तो उस स्थिर अनुपात को ही हम यंग मापक कहते हैं। समझ रहे हैं? परिभाषा बहुत ही सिंपल है। जब किसी वस्तु को खींचने या दबाने पर उसकी लंबाईगत तनाव और उसकी लंबाईगत विकृति का अनुपात स्थिर हो तो उस स्थिर अनुपात को ही हम यंग मापांक कहते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये परिभाषा पहले हम याद कराने का प्रयास कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु पर दबाव या खिंचाव करने पर क्या होता है, उसकी लंबाईगत तनाव और उसकी लंबाईगत विकृति का अनुपात यदि स्थिर हो तो उस स्थिर अनुपात को हम यंग मापांक कहते हैं। ठीक है, तो यंग मापांक आपको समझ में आ गए होंगे। और याद रखेंगे यह पदार्थों की कठोरता को दर्शाता है कि पदार्थ कितनी कठोर है, उसको ये दर्शाता है जी। तो इतना ही केवल हमें लिखना था, इसका परिभाषा देना था, इसका फॉर्मूला लिखना था। परिभाषा फॉर्मूला हमने लिख दिया है। ठीक है, इतना ही याद करना है आपको। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर हमारा क्वेश्चन जो आता है कि आयतन मापांक क्या है, इसका सूत्र लिखिए। आयतन मापांक क्या है, इसका सूत्र मतलब सूत्र सहित समझाइए। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है, जब किसी ठोस, द्रव या गैस पर समान दिशा से दाब डाला जाता है। जब कोई भी ठोस हो, द्रव या गैस पर समान दिशाओं से, सभी दिशाओं से क्या किया जाता है, दबाव डाला जाता है, तो उसका आयतन बदलता है। उसका आयतन क्या होता है, बदलता है। ठीक है ना? तो उसकी आयतन में परिवर्तन का विरोध करने की जो क्षमता है उसी को आयतनात्मक मापांक कहते हैं। जब कोई भी वस्तु है, बात को अगर आप समझें तो जब कोई भी वस्तु है उस पर सभी दिशाओं से क्या करते हैं, सभी दिशाओं से हम क्या करते हैं, बल लगाते हैं। जब किसी वस्तु पर सभी दिशाओं से हम क्या लगाते हैं, सभी दिशाओं से हम बल लगाते हैं, तो उसका जो आयतन है, इसका आयतन है वो जाहिर सी बात है बदलेगा। तो जब किसी भी ठोस, द्रव या गैस पर समान दिशाओं से बल लगाया जाता है तो उसके आयतन में क्या होता है, बदलता है। इसका आयतन बदलता है, तो उसके आयतन में परिवर्तन का विरोध करने की जो क्षमता है, जाहिर सी बात हम इस पर बल लगाएंगे तो ये वस्तु जो है ये इसका विरोध भी तो करेगा। तो जितना ये विरोध करने की इसकी क्षमता है ना, वही क्षमता आयतन मापांक कहते हैं। समझ रहे होंगे आप कि जब कोई भी वस्तु पर हम बल लगाते हैं सभी दिशाओं पे, चाहे वो वस्तु ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, तो जब किसी ठोस, द्रव या गैस पर सभी दिशाओं से बल लगाया जाता है तो वस्तु के आयतन में क्या होगा, आयतन में परिवर्तन होता है। ठीक है, तो आयतन में परिवर्तन का विरोध करने की जो इसकी क्षमता है ना, उसी को आयतन क्या कहते हैं, आयतन मापांक कहते हैं। तो आशा करता हूं कि आयतन मापांक का जो आपको परिभाषा है यह आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए तो आयतन मापांक का परिभाषा समझ के आए होंगे। इसको सरल शब्दों में भी हमने लिख दिया है कि पदार्थ दबाव, ध्यान से समझेंगे, पदार्थ दबाव पड़ने पर अपने आयतन में जितना कम बदलने देता है। ठीक है ना? पदार्थ दबाव पड़ने पर, दबाव जब लगाया जा रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, उसकी बात हो रही है। जब पदार्थ दबाव पड़ने पर अपने आयतन में जितना कम बदलने देता है, जितना कम अपने आयतन में बदलने देता है, उसका उतना ही ज्यादा क्या होता है, उसका उतना ही ज्यादा होता है। क्या होता है, आयतन मापांक उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, ये सिंपल सा हमने परिभाषा लिखा हुआ है। दोनों में से कोई भी एक परिभाषा आप जरूर याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे हम एक फॉर्मूला लिख दे रहे हैं, माइनस डेल पी बाई डेल वी बाई भी। तो ये आपको क्या करना है, ये आपको याद रख लेना है। ठीक है ना? देख लीजिए यहाँ पे k इक्वल टू डेल पी बटे, ये हमारा मीन बटा है, फिर ये डेल वी बाई भी है। यहाँ पे k क्या है, तो k हमारा आयतन मापांक, ठीक है। यहाँ पे डेल पी क्या है, तो ये हमारा डेल पी क्या है, ये हमारा डेल पी है दाब में परिवर्तन। जितना हम दाब लगा रहे हैं ना, फोर्स लगाया जा रहा है, जो प्रेशर लगाया जा रहा है वही, तो ये हमारा क्या है, दाब में परिवर्तन। यह हमारा दाब में परिवर्तन है। यह हमारा डेल भी क्या है,
ये हमारा आयतन में परिवर्तन है, आयतन में परिवर्तन। और ये हमारा v क्या है, ये हमारा है आयतन। आयतन का जो वास्तविक मान है वो हमारा है। ठीक है, तो ये बात आप समझ के होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये हमारा आयतन मतलब वास्तविक आयतन है, मूल आयतन। ले ही लिए होंगे स्क्रीनशॉट ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा आता है 6 नंबर जो टॉपिक है कि शियर मापांक या इसी को तन्य मापांक कहते हैं, तो इसका परिभाषा देना है। तो शियर मापांक है या तन्य मापांक क्या होता है, परिभाषा समझ लेते हैं दोस्त। तो ध्यानपूर्वक समझिएगा। देखिए कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है, जब कोई भी वस्तु है तो उस पर स्पर्शी बल लगाया जाता है और वह आकृति बदलती है, तो उसकी आकृति बदलती है, तब स्पर्शी तनाव और स्पर्शी विकृति के अनुपात को ही हम शियर मापांक या तन्य मापांक कहते हैं। ठीक है, मतलब ध्यान से अगर आप समझे तो कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति बदलती है। जब कोई भी वस्तु है तो इस पर मान लेते हैं स्पर्श करने वाला कोई हम बल लगाते हैं। जब किसी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है तो क्या होता है, तो इसकी आकृति बदलती है। इसकी मान लेते हैं ये इस प्रकार से आकृति है, ये अब मान लेते हैं शायद इसकी आकृति गोल टाइप की हो गई, तो इसकी आकृति क्या होती है, इसकी आकृति बदलती है। तो इसकी आकृति बदलेगी तो उस समय पर जो स्पर्शी जो तनाव होगा, उस समय पर जो स्पर्शी तनाव होता है और जो स्पर्शी बल होता है, स्पर्शी विकृत होता है, तो इसका जो अनुपात होता है ना, वो अनुपात ही क्या कहलाता है, वो हमारा तन्य मापांक कहलाता है। तन्य मापांक कहलाता है। ठीक है ना। तन्य मापांक का मतलब होता है स्पर्शी तनाव बटे स्पर्शी विकृति। जब किसी भी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है तो क्या होता है, जब किसी भी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है तो वस्तु की आकृति में परिवर्तन होता है। कौन सा हम बल लगा रहे हैं, स्पर्शी। जब कौन सा बल लगा रहे हैं, स्पर्शी बल लगा रहे हैं। जब किसी भी वस्तु पर स्पर्शी बल लगाया जाता है तो इसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। इसकी आकृति में क्या होता है, परिवर्तन होता है। तब जो स्पर्शी तनाव है और उस वस्तु का स्पर्शी विकृत है, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, तन्य मापांक कहते हैं। सिंपल सा है। परिभाषा हमसे कहा था, परिभाषा के साथ साथ हमने यहाँ पे फॉर्मूला भी लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए जी, आशा करता हूं ले लिए होंगे। अगला हमारा आता है 7 नंबर। 7 क्या है, पवासो अनुपात क्या है, इसका सूत्र लिखिए। पवासो अनुपात क्या है, इसका सूत्र लिखिए। तो पवासो अनुपात अब क्या होता है, इसको भी हम समझ लेते हैं जी। थोड़ा हार्ड है बट समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझा देते हैं पवासो अनुपात क्या है। तो यहाँ पर समझिएगा, जब किसी वस्तु को खींचा या दबाया जाता है, जब कोई भी वस्तु है उसको खींचे या दबाया जाता है तो क्या होता है, उसकी लंबाई में क्या होता है, बदलाव होने के साथ साथ उसकी चौड़ाई और त्रिज्या में भी बदलाव होता है। यहाँ तक पहली बात आपको समझ में आनी चाहिए। मान लेते हैं सपोज डेट ये एक वस्तु है, ठीक है। अब इस वस्तु को हम खींच रहे हैं, इस वस्तु को हम दोनों तरफ से इसको खींच रहे हैं, दोनों तरफ से हम खींच रहे हैं। तो जब कोई भी वस्तु को अगर हम खींचेंगे तो जाहिर सी बात है ये जो हमारा वस्तु है ये अब वस्तु इस तरह हो जाएगा। तो जब किसी भी वस्तु को हम खींचाओ या दबाया जाता है, जब किसी वस्तु को खींचते हैं, मान लेते हैं खींचेंगे तो बढ़ेगा और दबाएंगे दोनों बगल से तो ये और भी छोटा हो जाएगा, और भी छोटा हो जाएगा। तो जब किसी वस्तु को खींचा या दबाया जाता है तो क्या होता है, उसकी लंबाई में, इसकी जितनी लंबाई है उसकी लंबाई में क्या होता है, बदलाव के साथ साथ उसकी लंबाई तो बदलती ही है, उसके साथ साथ इसकी चौड़ाई भी तो बदलेगी और इसकी त्रिज्या भी तो बदलेगी ना।
तो लंबाई के साथ साथ त्रिज्या और चौड़ाई भी क्या होता है, चौड़ाई में भी बदलाव होता है। बिल्कुल सही बात है। तो लिखा गया है इस अनुप्रस्थ विकृति, तब यहाँ पे लिखा गया है तब इस अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही पार्श्व अनुपात कहते हैं। समझ रहे हैं, मतलब पार्श्व अनुपात का एक फॉर्मूला होता है, पार्श्व अनुपात का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है अनुप्रस्थ विकृति बटे क्या होता है, अनुदैर्ध्य विकृति। ठीक है, तो मतलब क्या है, अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को ही हम पार्श्व अनुपात कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखिए सरल रूप में परिभाषा लिखा है कि किसी ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ है, तो किसी ठोस पदार्थ के अनुप्रस्थ विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को पार्श्व अनुपात कहते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि पार्श्व अनुपात आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए जी, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका। नेक्स्ट हमारा आता है कि प्रत्यास्थता और प्लास्टिसिटी में अंतर लिखिए। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आ जाता है यहाँ पे। इन दोनों में अंतर बताना है, प्रत्यास्थता और प्लास्टिसिटी में अंतर बताना है। तो प्रत्यास्थता क्या होता है और प्लास्टिसिटी क्या होता है, इन दोनों में अंतर हम देख लेते हैं। तो प्रत्यास्थता में सबसे पहला यहाँ पे हमने लिखा है कि प्रत्यास्थता में क्या होता है, रूप वापस आ जाती है। मतलब प्रत्यास्थता में क्या होता है, रूप वापस आ जाता है। मतलब किसी, मान लेते हैं कोई रबड़ है, उसको हम खींच दे रहे हैं, तो खींचेंगे तो पहले उसका आकार बदलेगा, फिर छोड़ेंगे तो फिर पहले जैसे ही आ जाएगा। तो वही कह रहा है, रूप वापस आ जाती है। जैसे इसका थोड़ा एक्सप्लेन कर दें तो बल हटाते ही वस्तु की पहली अवस्था लौट आती है। जैसे हम बल लगाकर ताने हुए थे, उसको खींचे हुए थे एक रबड़ को, तो उसकी आकार बदली हुई थी। तो बल को जैसे ही हमने छोड़ा, मतलब बल हटाने पर उसकी पहली अवस्था में आप वापस आ जाएगी, पहले जैसे था वैसे ही आ जाएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, पहली बात आप समझ के। दूसरी बात, अब प्लास्टिसिटी में पहला हम समझ लेते हैं, रूप वापस नहीं आती है। जैसे बल हटाने पर भी वस्तु पहली अवस्था में ही रहता है। जैसे कि क्या है, एक मान लेते हैं एक लोहा है, लोहा सपोज डेट एक लोहा है, एक लोहा है और लोहा गोल अवस्था में था। इसको हमने बल लगाया, अब बल लगाकर इसको हमने ऐसा बना दिया, ऐसे बना दिया। तो जैसे ही हम बल अब नहीं भी लगाएंगे ना, तब भी अब ऐसा ही रहेगा कि नहीं रहेगा। तो इसका मतलब वही बात है कि रूप वापस नहीं आता है, बल हटाने पर भी वस्तु पहली अवस्था में नहीं लौटता। सही बात है जी। तो ये हमारा प्लास्टिसिटी का ये हमारा एक पहला अंतर था। दूसरा हम अंतर देख लेते हैं प्रत्यास्थता में कि अस्थायी विकृति, मतलब विकृति केवल बल लगने पर रहती है। विकृति केवल मतलब उसका आकार जो बदल रहा है वो केवल बल लगाने पर ही रहता है। ठीक है ना। इसमें क्या है, अस्थायी विकृति वस्तु में हुआ परिवर्तन हमेशा के लिए बना रहता है। वस्तु में जो परिवर्तन है वो वैसा ही के वैसा ही रहेगा। ठीक है। उदाहरण जैसे रबड़ हो गया, स्टील हो गया, स्प्रिंग हो गया, ये प्रत्यास्थ तनाव का हो गया। और उदाहरण अगर प्लास्टिसिटी के हम दे दें तो ये हमारा जैसे मिट्टी हो गया, शीशा हो गया, मोम हो गया, ये हमारा इसका हो गया। अगला हमारा आता है ऊर्जा का नुकसान कम। मतलब इसमें क्या होता है, प्रत्यास्थता में ऊर्जा का नुकसान कम होता है, बल हटाने पर ज़्यादा ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जैसे हम बल से खींचे हुए हैं, छोड़ दिए, तो इसमें बल की ज़्यादा ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। इसमें ऊर्जा का नुकसान अधिक होता है, जैसे अस्थायी विकृति के कारण ऊर्जा ज़्यादा खर्च होती है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे कह रहे हैं कि आकार में बड़ा परिवर्तन नहीं, मतलब इसके प्रत्यास्थता में आकार में ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता है, बल लगाने पर थोड़ी ही आकार बदलता है, थोड़ा ही आकार बदलेगा।
ठीक है ना, बल लगाएंगे तो थोड़ा बहुत आकार बदलेगा। अगला आता है आकार में बड़ा परिवर्तन, बल लगाने पर वस्तु आसानी से नए आकार में ले लेती है। बिल्कुल सही बात है जी, अगर हम मान लेते एक लोहे पर बल लगा देते हैं तो उसका आकार आसानी से बदल तो जाता है ना, गर्म करके उसको पीट देते हैं हम, बल लगा देते हैं तो आकार बदल जाएगा। तो यही बात है जी, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं। अगला हमारा आता है कि प्रत्यास्थ सीमा क्या है, समझाइए। प्रत्यास्थ सीमा क्या है? तो यहाँ पे प्रत्यास्थ सीमा का मतलब जब किसी वस्तु पर जितना अधिकतम तनाव लगाया जा सकता है, जब किसी वस्तु पर जितना अधिकतम तनाव लगाया जा सकता है और फिर भी वह अपनी मूल आकार वापस पा ले, तो उसकी अधिकतम सीमा को ही प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। प्रत्यास्थ सीमा का मतलब क्या होता है कि जब किसी वस्तु पर अधिकतम तनाव लगाया जाए। जैसे एक बात को समझिएगा, एक रबड़ है, ठीक है ना, एक रबड़ है, इसकी वास्तविक लंबाई है। अब इसको हम तान रहे हैं, खींच रहे हैं, तो जब खींचेंगे तो ये मान लेते हैं अधिक से अधिक इतना तन जा रहा है। अब इतना हमने तान दिया है, अब इतना हमने इस तरीके से ताना हुआ है। जैसे ही हम बल को छोड़ेंगे तो पुनः ये अपनी अवस्था में वापस लौट आती है। परंतु अगर हमने इससे अधिक और खींचा तो ये अपनी अवस्था में लौटेगी नहीं, थोड़ा सा और ये बड़ा ही, इससे थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, मतलब अपनी पुनः अवस्था में नहीं लौटेगी। तो ये जो इसकी अधिकतम सीमा है कि इतना ही हम खींच सकते हैं, उससे अधिक खींचेंगे तो ये पुनः अपनी अवस्था में नहीं लौट पाएगी, उससे थोड़ा सा बड़ा ही हो जाएगा। तो वो अधिकतम जो सीमा है ना, वही सीमा प्रत्यास्थ सीमा है। तो यही कहा जा रहा है कि जब किसी वस्तु पर जितना अधिकतम तनाव लगाया जा सकता है, और फिर भी वह अपनी मूल आकार में वापस ले लेता है, तो उस अधिकतम सीमा को ही प्रत्यास्थ सीमा कहते हैं। समझ रहे हैं? तो ये हमारा प्रत्यास्थ सीमा का सबसे पहला तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो गया, जो कि आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एग्जांपल आप क्या दे सकते हैं? जैसे रबड़ दे सकते हैं, स्प्रिंग दे सकते हैं, धातु के तार दे सकते हैं, ठीक है ना। क्या दे सकते हैं जी? रबड़ दे सकते हैं, स्प्रिंग दे सकते हैं, धातु के तार दे सकते हैं आदि। चलिए, तो आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। सरल भाषा में अगर समझे तो जब आप किसी रबड़, स्प्रिंग या धातु के तार को खींचते हैं, जब आप किसी भी रबर को, स्प्रिंग को, धातु के तार को खींचते हैं, सरल शब्दों में परिभाषा बता रहे हैं कि जब किसी रबर, स्प्रिंग या धातु के तार को खींचते हैं तो एक हद तक खींचने पर वह फिर से पहले जैसा आ जाता है। एक हद तक खींचेंगे तो वो फिर से छोड़ेंगे तो पहले अवस्था में आ जाएगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा खींच दिया तो वह अस्थायी रूप से बदल जाती है। अगर उससे भी ज्यादा हम खींच देते हैं तो वो अस्थायी रूप से बदल जाएगी, अब पुनः वो वापस नहीं लौट पाएगी। तो वही हमारा क्या होता है, वही प्रत्यास्थ सीमा है। ठीक है, चलिए जी, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गई होंगी। स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट अगला हमारा आता है संपीड़ितता क्या है, इसका परिभाषा देना है। संपीड़ितता क्या होता है, इसको परिभाषा देना है। तो क्या लिखा गया है, जब पदार्थ का वह गुण, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह दबाव लगाने पर अपना आयतन कम कर ले, तो उसे संपीड़ितता कहते हैं। नहीं समझ में आया तो समझिएगा। किसी पदार्थ का वह गुण, कोई भी पदार्थ है तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह दबाव लगाने पर, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा दबाव लगाने पर अपना आयतन कम कर ले, तो उसे संपीड़न कहते हैं। कोई भी वस्तु है तो जब किसी भी वस्तु का वह गुण जिसको अगर हम दबाव लगाते हैं, दबाव लगाएंगे तो वो अपना आयतन कम कर लेता है। आयतन कम मतलब कि ये और सिकुड़ जाएगा, ये और छोटा हो जाएगा, तो अपने आयतन को कम कर लेता है, तो उसी को हम संपीड़ितता कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक रबड़ का टुकड़ा है, ठीक है ना, इस तरीके का।
वो ऐसे है, अब उसको हम चारों बगल से दबाव लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तो ये थोड़ा सा छोटा जब तक हम दबाव लगाएंगे तब तक ये छोटे आकार से नहीं हो जाएगा। तो वही कहा जा रहा है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके द्वारा वह दबाव लगाने पर अपना आयतन कम कर लेता है, अपना जो आयतन है उसको कम कर लेता है, तो वही संपीडनता कहलाता है। वही क्या कहलाता है जी? संपीडता कहलाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। या सरल शब्दों में हम समझ लें, कितनी आसानी, देखिए हमने शॉर्ट में बताया है, कितनी आसानी से कोई पदार्थ दबकर छोटा हो सकता है। कितनी आसानी से कोई भी पदार्थ दबकर छोटा हो सकता है, यही उसकी संपीडता कहलाता है। जितनी आसानी से कोई भी पदार्थ दबकर छोटा हो जाएगा, वो उतना अधिक उसकी संपीडता होगी। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी आप परिभाषा बोल सकते हैं। मैं कहूँगा ऊपर वाला ही बोलिएगा, बेटर है। छोटा नहीं है ज़्यादा, इतना लिखना ही होता है, ज़्यादा छोटा भी लिखेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ पे हम इसका फॉर्मूला लिख देते हैं, C = -1/v और dv/dp। तो ये आपको याद रखना है। C क्या है? C है हमारा संपीडता। C क्या है? हमारा संपीड़ितान है। यहाँ पे V क्या है? यहाँ पे ये तो हमारा माइनस है, ये आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पे V क्या है? V है हमारा आयतन। यहाँ पे dV क्या है? dV मतलब आयतन में परिवर्तन। dV क्या है? आयतन। आयतन में परिवर्तन। और यहाँ पे dP क्या है? दाब में परिवर्तन। दाब में परिवर्तन। तो ये आपको याद रखना है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। समझ गए ना? ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन आता है 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चन कहा हुआ था, आपको याद भी होगा। जितने स्टूडेंट अभी तक देख रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा, आप विश्वास रखिए, आपके पास जो पेशेंस है ना, यही आपको सक्सेसफुल बनाएगा एक व्यक्ति। तो मैं यही कहूँगा, सफलता के लिए चाहिए पेशेंस, हार्ड वर्क। तो पेशेंस आपके पास है, ये बात आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको पता चल गया होगा। क्यों आपके पास पेशेंस है, ये बात मैं बता दूं। क्योंकि मैं जब भी क्लास लेता हूँ, कोई भी इधर उधर की बातें मैं नहीं करता हूँ, सीधी बात करता हूँ कि भैया पढ़ने आए हैं, 1 घंटा समय दिए हैं तो अच्छे से 1 घंटे पढ़ लीजिए। उसके बाद बाकी आप क्या कर रहे हैं उसका अलग बातें हैं। तो हमने एक भी इधर उधर की बातें नहीं किया, फिर भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं यहाँ तक, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। यहीं से लग रहा है कि आपके पास पेशेंस है, आप वास्तव में आप पढ़ना चाहते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और यही आपको एक सक्सेसफुल व्यक्ति में आपको क्या कर देगा? चेंज कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। अगला आता है लचीलापन का क्या अर्थ है, संक्षेप में लिखिए। लचीलापन क्या होता है जी? देखिए लचीलेपन यहाँ पे लिखा गया है। लचीलेपन क्या होता है? तो किसी वस्तु को बार बार मोड़ने, खींचने या दबाने से उसकी लचीलापन कम हो जाता है। कोई भी वस्तु को बार बार मोड़ेंगे, खींचेंगे या दबाएंगे तो उसका लचीलापन देखेंगे कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो इस लचीलापन की कमी को ही हम लचीलेपन कहते हैं। लचीलापन, यहाँ पे लचीलापन की कमी को लचीलेपन कहते हैं, याद रखेंगे। इलास्टिक फैटिग्स कहते हैं, तो ये आपको याद रखेंगे। लचीलेपन यहाँ पे कहा जा रहा है। तो समझ रहे हैं ना, जब किसी भी वस्तु को बार बार तोड़ेंगे, मोड़ेंगे, खींचेंगे, दबाएंगे तो उसका लचीलापन कम हो जाता है। तो इस लचीलेपन की कमी को ही हम लचीलेपन कहते हैं। ठीक है ना? लचीलापन और लचीलेपन में अंतर है। तो आशा करता हूँ समझ गए होंगे, या सरल शब्दों में समझ जाइए। जब किसी पदार्थ को बार बार उपयोग करने से, जब कोई भी वस्तु को बार बार उपयोग करने से वह पहले जैसे फुर्तीला या लचीला नहीं रहता, तो यह स्थिति ही क्या कहलाती है? यह स्थिति ही हमारा क्या कहलाती है? यह स्थिति ही हमारा लचीलापन कहलाते हैं। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। ये प्रैक्टिकल भी सभी चीज़ें हैं, आप देख भी सकते हैं। कोई भी वस्तु को बार बार खींचेंगे, तानेंगे तो वो क्या होगा? उसका लचीलापन कुछ कम हो जाएगा। ठीक है, तो वही बातें हैं जी। तो
तो आशा करता हूँ नॉर्मल सा परिभाषा इसको अब क्या हम समझाएं इसमें। अदरवाइज मैं यही कहूँगा कि इतना आपका ये 11 इंपॉर्टेंट इस चैप्टर के टॉपिक थे जिसको हमने आज के इस वीडियो में बताने का समझाने का प्रयास किया है। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कर देंगे ना, ठीक है कर दीजिएगा। अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दे दिया है फिजिक्स की, केमिस्ट्री का, वहां से आप जाकर क्लिक करके फ्री में यूट्यूब पर सभी आपके इससे पहले के चैप्टर अवेलेबल हैं, वहां से जाकर अपनी चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की तैयारी कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।